नमस्कार। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का परीक्षा वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2021 के लिए हम 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो प्रैक्टिस सेट आप तक पहुंचा रहे हैं, उसका जो भाग 12 है उसको आज हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज का हमारा जो प्रैक्टिस सेट है इसमें हमने कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्नों को जगह दी हुई है। तो चलिए आज के सेशन को जल्दी से शुरू करते हैं। तो पहला सुपर इम्पोर्टेंट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। आपको बताना है कि जो फोबोस और डीमोस उपग्रह हैं, मतलब जो फोबोस और डीमोस हैं, किस ग्रह के दो उपग्रह हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में रिपीटेड प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मंगल ग्रह, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। मंगल ग्रह के दो इम्पॉर्टेंट उपग्रह हैं फोबोस और डीमोस, यानी कि ऑप्शन जो बी है इसका बिल्कुल सही है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अच्छा, कुछ चीज़ें आपको मैं बता दे रहा हूँ मंगल ग्रह से रिलेटेड जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछी जा सकती हैं। तो मंगल ग्रह पे एक पर्वत पाया जाता है जिसका नाम है निक्स ओलंपिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है पर्वत है, आप ध्यान दीजिएगा। मंगल ग्रह पे एक पर्वत मिलती है जिसका नाम है निक्स ओलंपिया। इसकी खासियत क्या है? तो यह जो पर्वत है निक्स ओलंपिया, इसकी जो ऊंचाई है लगभग माउंट एवरेस्ट से 3 गुना मानी जाती है। तो इसे आप याद रखिएगा, इसका नाम है निक्स ओलंपिया। तो इसे आप याद रखिएगा। तथा मंगल ग्रह को हम लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं, इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। इसके साथ आप याद रखिएगा, मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में एस्टेरॉइड्स यानी कि क्षुद्र ग्रहों की पट्टी पाई जाती है। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा, कई बार एग्जाम में यह भी प्रश्न रिपीटेड है। तो इतनी सारी चीज़ें आपको याद रखनी है मंगल ग्रह से रिलेटेड। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इटली की करेंसी आपसे पूछी जा रही है। तो इटली की करेंसी क्या है? तो इटली की करेंसी आपको मिलेगी लीरा, यानी कि ऑप्शन जो ए है इसका बिल्कुल सही है। इटली की करेंसी है लीरा। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, और स्वेज नहर किन दो समुद्री मार्गों को जोड़ती है। मतलब यहाँ पे आपको बताना है कि जो स्वेज नहर है यह किन दो समुद्रों को आपस में जोड़ती है। तो जो स्वेज नहर है यह भूमध्य सागर को और लाल सागर को आपस में जोड़ती है। तो राइट आंसर आपका जाएगा भूमध्य सागर और लाल सागर, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, ग्रेट ब्रिटेन के अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं। तो ग्रेट ब्रिटेन के अंतर्गत आपको मिलेंगे इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स, यानी कि ऑप्शन जो इसका डी है बिल्कुल सही है। ये सभी जो देश हैं और इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स, ये सभी ग्रेट ब्रिटेन के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको बताना है कि जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है इसमें से निम्नलिखित में से कौन सा देश हॉर्न ऑफ अफ्रीका का हिस्सा नहीं है। तो आप ध्यान दीजिएगा, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में टोटल 4 देश हैं। ये 4 देश कौन कौन से हैं? इथियोपिया, सोमालिया, इरिट्रिया और इसके बाद आपको मिलेगा जिबूती, यानी कि 4 कंट्री मिलकर बनाते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। जिबूती, इथियोपिया, सोमालिया और इरिट्रिया। इस प्रकार से नाइजीरिया जो है यह हॉर्न ऑफ अफ्रीका का हिस्सा नहीं है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नाइजीरिया। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का द्वितीय सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य आपको बताना है। तो 2011 की अगर हम जनगणना की बात करें तो इसमें पहले नंबर पे था जनसंख्या के मामले में यूपी टॉप पे था, पहले नंबर पे था जनसंख्या के मामले में। फिर आपको मिलेगा कौन सा राज्य? महाराष्ट्र इसमें दूसरे नंबर पे था। फिर तीसरे नंबर पे था आपका बिहार। फिर चौथे नंबर पे था आपका क्या? पश्चिम बंगाल। चौथे नंबर पे आपको मिलेगा पश्चिम बंगाल और 5वें नंबर पे था आपका आंध्र प्रदेश, यानी कि जनसंख्या के मामले में टॉप पे यूपी था, और सेकेंड पे था महाराष्ट्र, और तीसरे पे था बिहार, चौथे पे था पश्चिम बंगाल और 5वें पे था आंध्र प्रदेश। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और निम्नलिखित में से किस समिति ने भारत में कृषि जोत कर लगाने का सुझाव दिया था। तो जो केंद्र सरकार थी इसके द्वारा 1972 में एक समिति का गठन किया जाता है। किसकी अध्यक्षता में? तो डॉक्टर KN राज की अध्यक्षता में। तथा इस समिति ने सुझाव क्या दिया था कि भारत में कृषि जोत पर कर लगाया जाए, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही, राज समिति। अगला प्रश्न है, रॉकेट जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो न्यूटन के गति के तृतीय नियम पर कार्य करता है रॉकेट का सिद्धांत, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। जो न्यूटन के गति का तीसरा नियम इस पर आधारित होता है रॉकेट। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न सुपर इंपॉर्टेंट है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यानी कि सापेक्षक
का सापेक्षता का जो सिद्धांत है यह किसके द्वारा दिया गया है? तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को दिया है अल्बर्ट आइंस्टाइन ने, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। यह सैकड़ों बार प्रश्न एग्जाम्स में पूछा गया, जिसे आप ध्यान दीजिएगा, अल्बर्ट आइंस्टाइन। अगला प्रश्न है बैंक दर से क्या आशय, यानी कि बैंक रेट से क्या आशय है? तो हमारा जो रिजर्व बैंक होता है, हमारा जो केंद्रीय बैंक है, उसके द्वारा जो आधिकारिक ब्याज दर ली जाती है उसको हम बैंक दर के नाम से जानते हैं, यानी कि केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर को हम बैंक दर के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है अवमूल्यन तब अधिक कारगर होता है जब विदेशों में निर्यात की मांग की लोच अधिक हो, यानी कि विदेशों में अगर निर्यात की जो मांग है उसकी लोच अगर अधिक होती है तो जो अवमूल्यन होता है वह अधिक कारगर होता है। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है। इसके बाद सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में जो है समान तापमान कब दिखता है? तो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में समान तापमान कब दिखता है? तो जब -40 डिग्री पे, इसे आप याद रखिएगा, -40 डिग्री पे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में समान तापक्रम होता है। तो इसे आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो जितने भी खट्टे चीज़ें होती हैं, जितनी भी खट्टी चीज़ें होती हैं उनमें आपको मिलेगा साइट्रिक एसिड, यानी कि ऑप्शन जो इसका बी है बिल्कुल सही, साइट्रिक एसिड। अगला प्रश्न है हाइड्रोजन में कितने समस्थानिक होते हैं? तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। ये 3 समस्थानिक कौन कौन से हैं? पहला आपको मिलेगा प्रोटियम हो गया, दूसरा आपका हो गया ड्यूटेरियम और तीसरा आपका हो गया ट्राइटियम। तो ये 3 समस्थानिक होते हैं हाइड्रोजन के। अगला प्रश्न जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और उस तत्व को हम क्या कहते हैं जिसमें समान परमाणु संख्या होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है? तो जो आइसोटोप्स होते हैं, जो समस्थानिक होते हैं, उनमें परमाणु संख्या समान होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है, यानी कि समस्थानिक यानी कि आइसोटोप्स, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है दूध की शुद्धता को किस यंत्र की सहायता से नापा जाता है? तो दूध की शुद्धता को हम मापते हैं बैरोमीटर की सहायता से, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, बैरोमीटर की सहायता से, लैक्टोमीटर की सहायता से जो है हम दूध की शुद्धता को मापते हैं, जिसे आप याद रखिएगा। तथा हवा का जो दाब है बैरोमीटर से मापा जाता है। अगला प्रश्न है और एक वयस्क मानव का जो हृदय होता है वह उसकी गति क्या होती है? 1 मिनट में वो कितनी बार धड़कता है? तो एक वयस्क यानी कि एक एडल्ट मानव का जो हृदय होता है वह 1 मिनट में 70 से लेके 80 बार धड़कता है। तो यानी कि राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, 70 से लेके 80 बार प्रति मिनट। अगला प्रश्न है डीएनए की द्विकुंडली संरचना किस के द्वारा दी गई थी? यह भी कई सैकड़ों बार, हजारों बार प्रश्न पूछा गया एग्जाम्स में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाटसन एंड क्रिक के द्वारा जो है डीएनए की द्विकुंडली संरचना दी गई थी, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, वाटसन एंड क्रिक। अगला प्रश्न है आपको उस बॉलीवुड अभिनेता का नाम बताना है जिसने मोबाइल गेम फौजी को लॉन्च किया था। तो फौजी जो मोबाइल गेम है इसको लॉन्च किया था अक्षय कुमार ने, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है, अक्षय कुमार। अगला प्रश्न है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2020 में भारत का क्या स्थान है? तो जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जारी किया गया था इसमें भारत की रैंकिंग क्या थी? तो भारत का स्थान था करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में 86वां, यानी कि जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन जो बी है बिल्कुल सही है, 86 रैंक थी इंडिया की करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में। आपको याद रखनी है, आपसे एग्जाम में यह इंडेक्स डेफिनेटली पूछा जाएगा। इसके बाद इसको जारी किसने किया है आप जान लीजिए। तो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स को जारी किया है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने, जिसे आप याद रखिएगा, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल नामक संस्थान के द्वारा, जो कि बर्लिन में इसका हेडक्वार्टर है। आप ध्यान दीजिएगा, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल संस्थान जिसका हेडक्वार्टर बर्लिन में, इसी के द्वारा करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जारी किया गया था, इसे आप ध्यान दीजिएगा। तथा भारत की रैंकिंग इसमें है 86। तथा पहले स्थान पे कौन है? तो न्यूजीलैंड और डेनमार्क, इसे आप याद रखिए, यानी कि इसमें जो है करप्शन बहुत कम, न्यूजीलैंड और डेनमार्क में जो करप्शन है वह काफ़ी कम है। तो इसे आप याद रखिएगा, दोनों को इक्वल रैंक हासिल है, न्यूजीलैंड को और डेनमार्क को इक्वल रैंक दी गई है इस करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में, यानी कि इन दोनों देशों में जो करप्शन है काफ़ी कम है, यानी कि 9 के बराबर है। अगला प्रश्न है और 2021 गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी ने प्रथम पुरस्कार जीता?
तो यह राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की झांकी ने जो है गणतंत्र दिवस की परेड में पहला स्थान हासिल किया था। फिर सेकेंड नंबर पे थी त्रिपुरा और तीसरे नंबर पे था आपका उत्तराखंड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन गणतंत्र दिवस 2020 के मुख्य अतिथि थे? तो ब्राजील के राष्ट्रपति जायरे बोल्सोनारो, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। तथा 2021 के गणतंत्र दिवस के अवसर पर हमारे मुख्य अतिथि कौन थे? तो कोई भी नहीं, यानी कि इस बार जो है कोरोना वायरस के चलते कोई भी मुख्य अतिथि गणतंत्र दिवस का नहीं बनाया गया था। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। आप ध्यान दीजिएगा, जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन, उनको इनवाइट किया गया था, लेकिन कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस के कारण इन्होंने अपना दौरा रद्द कर दिया। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? तो ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान है 7th। तो इसे आप याद रखिएगा, जो ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स हाल ही में दिया गया था, इसमें इंडिया का स्थान था 7वां। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। पहले नंबर पे आपको मिलेगा मोजाम्बिक, यानी कि इसमें जो क्लाइमेट रिस्क के मामले में मोजाम्बिक सबसे पहले नंबर पे, यानी कि जलवायु परिवर्तन का जो प्रभाव है सबसे ज़्यादा मोजाम्बिक पे पड़ेगा। फिर पड़ेगा दूसरे नंबर पे जिम्बाब्वे पड़ेगा। तीसरे नंबर पे बहामास है। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, सड़क परिवहन मंत्रालय ने पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले पुराने वाहनों पर कौन सा कर लगाने का निश्चय किया है? तो पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले पुराने वाहनों पर कौन सा कर लगाया जाएगा? तो ग्रीन टैक्स, यानी कि ऑप्शन जो इसका सी है बिल्कुल सही है, ग्रीन टैक्स, यानी कि ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भारत का 22वां एम्स कहाँ स्थापित किया गया है? तो हरियाणा के झज्जर जिले में हमारे देश का 22वां एम्स स्थापित किया गया। अगला प्रश्न है, न्यायिक पुनर्विलोकन यानी कि जुडिशियल रिव्यू की व्यवस्था किन देशों में है? तो भारत और अमेरिका, यानी कि भारत और यूएसए दोनों में है जुडिशियल रिव्यू की व्यवस्था, यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के लिए भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त 6 मौलिक अधिकारों में से नहीं है? तो समानता का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार हमारा मौलिक अधिकार है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार है, लेकिन विरोध का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा विरोध का अधिकार। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विषय पर राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है? तो विधेयकों पर स्वीकृति देने के मामले में जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं वे बाध्य नहीं होते हैं मंत्रिपरिषद की सलाह लेने के लिए। तो राइट आंसर आपका जाएगा विधेयकों पर स्वीकृति देने के मामले में। अगला प्रश्न है, हाल ही में डीजीपीओट नाम से महिलाओं के लिए एक कौशल विकास प्रोग्राम किसने शुरू किया था? तो गूगल के द्वारा जो है यह कौशल विकास प्रोग्राम शुरू किया गया था महिलाओं के लिए, जिसका नाम था डीजीपीओट। अगला प्रश्न है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के पहले ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए अमिताभ बच्चन, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, भीमबेटका जो केव्स हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट केव्स हैं, यह किस लिए फेमस हैं? तो गुफाओं के शैल चित्रों के लिए फेमस हैं भीमबेटका की गुफाएं, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, विशाल स्नानागार यानी कि ग्रेट बाथ कहाँ मिला है? तो विशाल स्नानागार मिला है मोहनजोदड़ो में, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है मोहनजोदड़ो, यहीं से विशाल स्नानागार मिला था। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते शब्द, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त जो अघर्ण्य शब्द है किसके लिए उपयोग में लाया जाता था? तो जो अघर्ण्य शब्द था यह उपयोग में लाया जाता था गायों के लिए, यानी कि ऑप्शन जो इसका बी है बिल्कुल सही है, गायों के लिए। अगला प्रश्न है, और 1194 के चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किसे हराया था? तो 1194 के चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने हराया था जयचंद्र को, यानी कि ऑप्शन जो ए है इसका बिल्कुल सही है। तथा भारत में गुलाम वंश का संस्थापक भी मोहम्मद गौरी था। तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो लोधी वंश का संस्थापक था बहलोल लोधी, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही, बहलोल लोधी। अगला प्रश्न है, तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी गई थी? तो तुजुक ए बाबरी लिखी गई थी फारसी में, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, किसके शासन काल में अस्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में 1793 में जो है परमानेंट सेटलमेंट यानी कि अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है, 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया था?
तो वीडी सावरकर ने 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम दिया था तथा इस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। तो इसे भी आप याद रखिएगा, जब 1857 की क्रांति प्रारंभ हुई थी तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। आज का लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक हैं? तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से इनको जाना जाता है। इनका नाम है दादा भाई नौरोजी, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। तो दोस्तों आज का हमारा जो प्रैक्टिस सेट था उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। जल्दी मिलेंगे हम इसके अगले भाग में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।